विद द प्रीवियस ईयर मेंस क्वेश्चन ऑफ जियोग्राफी। तो सबसे पहले बात करेंगे 2020 के जो मेंस में क्वेश्चन आए थे उनकी। सो पहला क्वेश्चन क्या था, ये था। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्कम पैसिफिक जोन। ठीक है, सो जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करनी है किसकी, सर्कम पैसिफिक जोन की, सर्कम पैसिफिक जोन। ठीक है, 150 वर्ड्स में अपने को आंसर देना है, 10 मार्क्स का आंसर है। सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, सर्कम पैसिफिक जोन्स की बात करनी है। तो सर्कम पैसिफिक जोन्स में इम्पॉर्टेंट क्या है, अप्रोच क्या होगा, मेंशन क्या करेंगे। सो वी आर टॉकिंग अबाउट जियोग्राफी। तो जियोग्राफी में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस में हमको ये कोशिश करना चाहिए, अगर 150 वर्ड्स में अपने को आंसर लिखना है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम डायग्राम बनाएं। और सर्कम पैसिफिक बेल्ट, ठीक है, सर्कम पैसिफिक जोन जिसको हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं, ये बना कैसे, इसकी बात करेंगे। सो इट इज़ फॉर्म ड्यू टू कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस कैसा, ओशियनिक ओशियनिक वाला और ओशियनिक कॉन्टिनेंटल। दोनों की मेंशन करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, रफ डायग्राम, जिससे एग्जामिनर को ये समझ आए और अपने को ज़्यादा लिखना भी ना पड़े। सो दोनों का डायग्राम बनाएंगे, ओशियनिक 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 कॉन्टिनेंटल का जो हैवी है, जो ओशियनिक वाला है वो क्या करेगा, सबसाइड करेगा। सो कुछ इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे हम, एक सबसाइड करता हुआ डायग्राम, एक सबसाइड करता हुआ प्लेट रहेगा जो कि ओशियनिक प्लेट रहेगा, और जहाँ पे सबसाइड होगा तो ये कंज्यूम होगा। व्हेन दी ओशियनिक क्रस्ट गेट कंज्यूम, देन ये क्या हो जाएगा, लावा की फॉर्म में बाहर आएगा। जब ये लावा की फॉर्म में बाहर आएगा तो ये क्या बनाएगा, वॉल्केनो बनाएगा। सो यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे वॉल्केनोस देखने को मिलेंगे, आइलैंड आर्क्स देखने को मिलेंगे जो कि अपने को पैसिफिक ओशियन में देखने को मिलते हैं, लाइक फिलीपींस। ठीक है, वॉल्केनोस देखने को मिलते हैं अपने पास जो रिंग ऑफ फायर, यहाँ पे तो पूरे वॉल्केनोस ही वॉल्केनोस हैं। ओके, यहाँ पे ये जो डीप ट्रेंचेस का फॉर्मेशन होगा, एंड दिस एरिया इज़ ऑल्सो सेस्मिकली एक्टिव। बहुत ज़्यादा यहाँ पे अर्थक्वेक देखने को मिलेंगे। ओके, सो ये सब मेंशन कर सकते हैं। और हम ये भी मेंशन कर सकते हैं कि कैसे जब ओशियनिक कॉन्टिनेंट का जब क्या हो, कन्वर्जेंस होगा तो क्या होगा, फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन होगा। फॉर एग्जांपल द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका हैव रॉकीज एंड एंडीज रेस्पेक्टिवली ड्यू टू व्हाट, दे आर फॉर्म ड्यू टू द कन्वर्जेंस ऑफ द ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। सो यहाँ पे फोल्ड माउंटेन की बात कर सकते हैं, दैट इज इन कॉन्टिनेंटल मार्जिन। ओके, और यहाँ पे ना ये जो डायग्राम है ना, दोनों बनाना है अपने को, ओशियनिक ओशियनिक भी, ओशियनिक कॉन्टिनेंटल भी। और अगर 150 वर्ड्स में है तो ट्राई टू राइट आंसर इन बुलेट पॉइंट्स। ना एक मैप रफ डायग्राम भी बना सकते हैं हम, ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, अगर टाइम मिला तो जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है इसका डायग्राम भी बना सकते हैं, रफ डायग्राम। उसमें जो कॉन्टिनेंट्स हैं उसको हम रफली स्केच में शो कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे हम मेंशन भी कर सकते हैं, देयर इज़, अगर डायग्राम बनाया तो हम उसमें मेंशन भी कर सकते हैं, देयर इज़ द प्रेजेंस ऑफ वॉल्केनिक हॉटस्पॉट्स इन द रीजन ऑफ सेंट्रल पैसिफिक। ओके, इस क्वेश्चन में ना हमको सबसे पहले क्या समझना है, हमने क्या देखा, एक अप्रोच देखा। जियोग्राफी की बात कर रहे हैं ना, तो जियोग्राफी में हमेशा याद रखना कि डायग्राम्स बनाना ज़रूरी होता है। और एक और चीज़ समझना है कि ऐसा क्वेश्चन जो है, ऐसा नहीं कि जो इसको यूपीएससी ने पहली बार पूछा है, ऐसा क्वेश्चन वो बार 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 पूछ रही है, क्योंकि वो बताना चाहती है कि हाँ देखो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होते हैं जिसको आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। ठीक है ना, कंपटीशन में जो इम्पोर्टेंट है वो नहीं आया तो कंपटीशन से बाहर, क्योंकि कंपटीशन में लगे रहने के लिए, बने रहने के लिए आपको जो सबको आता है वो तो आना ही पड़ेगा, और जो सबको नहीं आता उसको भी आना पड़ेगा। तो जो सबको आ रहा है वो क्या आ रहा है, PYQ सब बना के जा रहे हैं। जो PYQ नहीं बना के जाएगा तो कंपटीशन से वैसे ही बाहर है, लेकिन जो बना के जा रहे हैं वो तो कम से कम कंपटीशन के अंदर ही हैं।
अगर PYQ नहीं बनाओगे, आप क्वेश्चन को नहीं समझोगे, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है यूपीएससी, क्वेश्चन किस वैरायटी का पूछ रहा है, क्वेश्चन में आंसर कैसे लिखना है, क्वेश्चन का अप्रोच कैसा होगा, तो दिक्कत बाद में हो सकती है। सो दिस इज़ रफ। हमने बोला पहले तो हम बात कैसे, हमने हमेशा अप्रोच किया, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो अप्रोच था वो भी ऐसे ही था, आर्ट एंड कल्चर वाला जो बनाया था उसमें भी ऐसे ही, और ज्योग्राफी में भी ऐसे ही होगा कि हम पहले तो एक रफ स्केच में देखेंगे कि क्या करना है अपने को आंसर में, उसके बाद एक सैम्पल अप्रोच देखेंगे कि हाँ सैम्पल अप्रोच क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए। और मैं एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ कि एग्ज़ाम्पल्स के बिना कोई भी आंसर अधूरा होता है। ये एग्ज़ाम्पल्स ही होते हैं जो एग्ज़ामिनर को ये समझाते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है, तो एग्ज़ाम्पल्स मेंशन करना मत भूलिएगा। और यहाँ पे वॉल्केनोज़ का बात करें तो वॉल्केनोज़ का एग्ज़ाम्पल देना है अपने पास। अगर यहाँ पे ट्रेंचेस की बात करें तो ट्रेंचेस का एग्ज़ाम्पल देना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैरियाना ट्रेंच, ठीक है। तो अपने को सब चीज़ के बारे में एग्ज़ाम्पल देते जाना है, जिससे हमको ये समझ आए कि एग्ज़ामिनर को एक इस स्टूडेंट को अच्छी तरह से सब चीज़ें आती है। सो नाउ मूविंग अहेड, चेक करते हैं सैम्पल अप्रोच क्या होगा इसमें। सो वही अपना जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन की फॉर्म में होता है। सो हम क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे बाय डिफाइनिंग व्हाट द सर्कमपेसिफिक जोन इज़, ठीक है। इसको हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय लोकेटिंग एंड ड्राइंग अ रफ मैप, ठीक। सो इस तरह से हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। उसके बाद इसको 30 से 40 वर्ड में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद बॉडी की जब बॉडी की बात करेंगे तो बॉडी में हम बात करेंगे जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सर्कमपेसिफिक बेल्ट। और जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या आते हैं, अर्थक्वेक्स वहाँ पे प्रेजेंट होता है, सबडक्शन जोन्स की बात करेंगे, ट्रेंचेस की बात करेंगे, आइलैंड फॉर्मेशन की बात करेंगे। ओके, एग्जाम्पल देते हुए, जैसे कि ट्रेंचेस में हमने मायाना ट्रेंच की बात की, जावा ट्रेंच की बात की और फिलीपीन ट्रेंच की बात की। ओके, तो ये सब की बात करेंगे। उसके बाद बॉडी जब हो जाएगा तो इसको हम बेसिक से हमने बात की ना, मैंने बोला ना यहाँ पे एग्जांपल्स बहुत ज़रूरी है, तो एग्जांपल्स देंगे ही देंगे। उसके बाद बात करेंगे हम कंक्लूज़न की। तो कंक्लूज़न में हम बताएंगे कैसे सर्कमपेसिफिक बेल्ट जो है वो हमको इंटीरियर के बारे में स्टडी करने में कैसे वो हेल्प करता है। सो हाउ इट इज़ ऑफ इमेंस इम्पोर्टेंस इन स्टडिंग द अर्थ्स इंटीरियर एंड इकोलॉजिकली सेंसिटिव, इट इज़ ऑल्सो इकोलॉजिकली सेंसिटिव रीजन, ठीक है। इसके बारे में एक पॉजिटिव यूज़ का एक यूज़ दे के हमने क्या कर दिया, कंक्लूड कर दिया। सो इस प्रकार से ये क्वेश्चन का हम आंसर लिखना है। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें कि ये क्वेश्चन कैसा था, तो इसको हम इजी क्वेश्चन की बात करेंगे या फिर वेरी इजी क्वेश्चन की बात कर सकते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल कैंडिडेट जो होगा है ना, वो इसको आसानी से सॉल्व कर सकेगा। तो अगर हम 10 में बात करें तो 10 में जो एवरेज कोई भी आदमी 5.5 यहाँ पे ला सकता है, ठीक है। तो अगर हम वर्ड्स की बात करें तो यहाँ पे हमने 30 to 40 वर्ड्स में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया, 100 to 120 वर्ड्स में इसको क्या कर दिया, बॉडी में डाल दिया। तो यहाँ पे अगर हम इसको कट करें थोड़ा सा, यहाँ पे 20 to 25 वर्ड्स में आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस भी कर सकते हो, और कंक्लूजन में आप यहाँ पे 30 वर्ड्स में कंक्लूड कर सकते हो। सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सेकेंड क्वेश्चन ये है। सेकेंड क्वेश्चन जो था वो क्या बोलता है, हाउ विल द मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर हैव अ फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन द वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया। दो क्वेश्चन है यहाँ पे, मतलब जो पार्ट में ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ जो मेल्टिंग है हिमालयन ग्लेशियर का, उस पर क्या इम्पैक्ट, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया पे, ठीक है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 150 वर्ड में हमको आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, तो हमेशा याद रखना जो इंट्रोडक्शन जो होगा वो क्वेश्चन से ही होगा, जो मेन थीम है क्वेश्चन का वहाँ से होगा। सो मेन थीम ऑफ क्वेश्चन क्या है, हाउ विल द मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर हैव अ फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन द वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया। वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो जो मेल्टिंग हो रही है ग्लेशियर से, उससे हमको क्या मिल रहा है, जो पानी मिल रहा है वो किस लिए पानी मिल रहा है, ड्रिंकिंग के लिए पानी मिल रहा है, इरिगेशन के लिए पानी मिल रहा है, फॉर एनिमल हस्बेंड्री वी गेट वाटर ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। सो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। हम ये बात करेंगे कैसे ये मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर से क्या हो रहा है, रिवर्स का फॉर्मेशन हो रहा है।
उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे बॉडी वाले पार्ट में, या फिर थोड़ा सा इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, कि कारण क्या है, व्हाट आर द कजेस फॉर द मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर। तो हम यहाँ पे बात करेंगे क्लाइमेट चेंज की, कि कैसे क्लाइमेट चेंज से क्या हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, और इस टेम्परेचर राइज की वजह से ही तो ग्लेशियर का मेल्टिंग हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिपोर्ट को, या फिर आईपीसीसी का रिपोर्ट को अबाउट हिमालयन ग्लेशियर की कितना टेम्परेचर से कितना क्या कम हो रहा है, ये हम मेंशन कर सकते हैं। अगर वो याद नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर यहाँ पे ऑथेंटिसिटी ऐड करनी है तो डाटा याद होना चाहिए। ओके हम यहाँ पे और भी बात कर सकते हैं विद रिगार्ड टू ब्लैक कार्बन, कि हाँ कैसे ब्लैक कार्बन जो डिपोजिट जो हो रहा है यहाँ पे, उससे क्या हो रहा है। हम ये भी बोल सकते हैं कि हाँ एक ऐसी कार्बन, ब्लैक कार्बन यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ, इट इज़ ड्यू टू द पॉल्यूशन इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, ये भी बोल सकते हैं। सो यहाँ पे हमने जब शुरुआत वाला पार्ट होता है, जब उसको हम एक फ्लो चार्ट से इंट्रोड्यूस करते हैं, उस फ्लो चार्ट है ना लेस वर्ड्स में उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, तो क्या होता है, एग्जामिनर जो होता है वो टेंड करता है कि उसको पूरा आंसर पढ़े, वो खींचा जाता है कि हाँ वो पूरा आंसर पढ़े। और जब वैसा क्वेश्चन आपने ऐसा लिख दिया कि एग्जामिनर पूरा पढ़ने में मजबूर होना पड़े, तो वो आपको मोर देन एवरेज मार्क्स ही देगा। ओके सो यहाँ पे हम इसको मेंशन कर सकते हैं कि कैसे ब्लैक कार्बन का एक्यूमुलेशन इन दी हिमालयन लीड्स टू व्हाट, how it reduce the albedo, and albedo क्या करता है, albedo means the heat reflected will be less, जब हीट रिफ्लेक्टेड कम हो गया तो क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब ज़्यादा हो जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा, मेल्टिंग हो जाएगा। सो एक अपने पास एक ये फर्स्ट पार्ट जो था क्वेश्चन का वो क्या था, हाउ विल द मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर हैव अ फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन द वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया। तो ये फर्स्ट पार्ट था, कैसे मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर, इसका कारण क्या था वो हमने बता दिया। अब बात करेंगे हाउ इट हैज़ द फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन द वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया। तो सेकेंड पार्ट जो है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं बाय सेइंग दैट वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कैसे इसका इम्पैक्ट है, मेल्टिंग ऑफ हिमालयन का कैसे फार रीचिंग इम्पैक्ट है। देखो जो ग्लेशियर्स होते हैं, ये ग्लेशियर से क्या होता है, ग्लेशियर्स ही तो सोर्स होते हैं वाटर का, किसके लिए, रिवर्स के लिए। अगर ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे तो ग्लेशियर बचेंगे नहीं, सो जो रिवर्स होगा उससे पानी की कमी हो जाएगी। जब रिवर्स में पानी की कमी हो जाएगी तो लोग क्या करेंगे, ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पानी तो अब रिवर्स में नहीं रहा, जो सोर्स उनके लिए वाटर था वो कम हो गया। तो जो नॉर्दर्न पार्ट में इंडिया के क्या लोग क्या करेंगे, इससे दे विल एक्सप्लॉइट ग्राउंड वाटर। तो जो जब एक्सप्लॉइट करेंगे ग्राउंड वाटर को, तो ग्राउंड वाटर क्या होगा, कम होगा। सो देयर इज ए स्ट्रेस ऑन ग्राउंड वाटर। अब जब बहुत ज़्यादा पानी कम हो जाएगा तो क्या होंगे, बहुत ज़्यादा डेप्थ से वो क्या करेंगे, पानी निकालेंगे। पानी जब बहुत ज़्यादा डेप्थ से निकालते हैं, सो that water is contaminated, so they will take out contaminated water। ये contaminated कैसे होता है, आर्सेनिक से, फ्लोराइड से। सो क्या होगा, बहुत सारे डिसीज़ होने के चांसेस बढ़ जाएगा, लाइक फ्लोरोसिस है ना, आर्सेनिक से क्या हो जाएगा है ना, इताई ब्लैक फुट डिसीज़, बहुत सारे मरकरी पॉइजनिंग से हमने बोला, मीना मार्टर डिसीज़। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब के चांसेस हो जाते हैं। तो ये हो गया दोनों पार्ट क्वेश्चन का। और उसके बाद हम कंक्लूज़न या फिर वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं। तो वे फॉरवर्ड में हम क्या लिख सकते हैं, हम बात कर सकते हैं कि हाँ हमको करना क्या चाहिए, अपने को ग्रीन हाउस एमिशन को कम करना चाहिए, जिससे क्या होगा, जो ग्लेशियर्स का जो मेल्टिंग ये हो रहा है वो कम होगा। मेल्टिंग जब कम होगा तो जो वहाँ के जो पीपल्स हैं नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के, उनकी जो जीवनी है, देयर लाइवलीहुड गेट है ना बेटर। जो अभी जो स्ट्रेस में जी रहे हैं वो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक पॉजिटिव नोट में आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं वे फॉरवर्ड के साथ। और यहाँ पे अगर हम थोड़ी सी और बात करें तो इसकी बॉडी वाले जो पार्ट है ना, जब हम यहाँ पे बता रहे हैं कि इम्पैक्ट क्या है वाटर रिसोर्सेज पे, तो यहाँ पे जब स्ट्रेस आता है, पानी की कमी हो जाती है, तो वहाँ पे हमको ये मेंशन करना ज़रूरी है कि हाँ कैसे इरिगेशन पे इफेक्ट पड़ रहा है, कैसे अगर यहाँ पे इरिगेशन पे इफेक्ट कर रहा है, वहाँ पे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो रही है। जब क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो कम होगी तो क्या होगा, वहाँ के जो लोग होंगे वो कंटामिनेटेड वाटर इस्तेमाल करेंगे। जब कंटामिनेटेड वाटर इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, उससे डिसीज़ बहुत सारे फैलने का खतरा रहता है, लाइक फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस, टाइफॉइड। ओके यहाँ पे एक और पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं बॉडी में, बट ये 150 मार्क्स का आंसर है तो मैं इसके लिए ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ ऐड कर सकते हैं। इसको बुलेट पॉइंट्स में हम मेंशन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, बिकॉज दिस इज़ दी
क्वेश्चन ऑफ 150 वर्ड्स, ठीक है। सो यहाँ पे हम यही मेंशन कर सकते हैं कि कैसे जब ग्लेशियर बार बार मेल्ट होते हैं तो द रिवर्स इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया बिकम सीजनल, एंड जब क्या होता है मानसून का सीज़न आता है, जब बहुत ज़्यादा बारिश, दैट इज जब क्लाउड बर्स्ट होता है, दैट देन देयर इज चांसेस ऑफ व्हाट, देयर इज चांसेस ऑफ फ्लैश फ्लड्स, जो कि हम बहुत हर साल देखते हैं उत्तराखंड के रीजन में बार बार होता है ऐसा। सो यू कैन ऑल्सो मैंसन दिस इन योर आंसर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। सैम्पल अप्रोच क्या होगा, वही जो हम हमेशा फॉलो करते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन की फॉर्म में। सो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाई mentioning the presence of glacier in Himalayas and their importance for India, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया में क्या आएगा, ये वाटर रिसोर्सेज का इम्पोर्टेंस क्या है अपने लिए। यहाँ पे जो लाइफ लाइन है 1/3 पीपल की इंडिया की, वो डिपेंडेंट है किस पे, ये जो ग्लेशियर्स है वहाँ से जो पानी आ रहा है उस पर। फॉर व्हाट, फॉर ड्रिंकिंग, फॉर एग्रीकल्चर, फॉर एनिमल हस्बेंड्री। तो इनके बारे में हम बात कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे यही मेंशन कर सकते हैं, इट इज़ द लाइफ लाइन ऑफ 1/3 पीपल इन इंडिया। ओके, बॉडी में हम मेंशन कर सकते हैं अबाउट दिस स्टेट ऑफ करंट स्टेटस ऑफ मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर एंड हाउ हैज़ बीन इंक्रीजिंग, है ना। जैसे हमने बात की 15% ऑफ द आइस जो हिंदू कुश हिमालयन रीजन में था वो डिसअपियर्ड हो चुका है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर राइज। ओके, हम यही बात कर सकते हैं इम्पैक्ट्स की, वेरियस इम्पैक्ट्स की बात कर सकते हैं, स्टेटस की बात कर सकते हैं। यहाँ पे हम ब्लैक कार्बन की बात कर सकते हैं कि कैसे ब्लैक कार्बन की वजह से डिक्रीज एल्बिडो एंड दैट लीड्स टू व्हाट, इंक्रीज टेम्परेचर, जिससे मेल्टिंग होती है ना। हम यहाँ पे जो इम्पैक्ट है इसका, जो ग्लेशियर के मेल्टिंग का, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट, है ना। जैसे शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट में क्या आ रहा है, सीजनल रन ऑफ, GLOF मतलब व्हाट, ग्लेशियल लेक आउटब्रस्ट फ्लड्स, इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट में हो गया। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट में हम किसकी बात करेंगे, इन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हम बात करेंगे ग्राउंड वाटर डिप्लीशन की, है ना। डिक्रीज इन एल्बिडो दैट इज टू व्हाट, डिक्रीज इन मतलब इंक्रीज इन, ऐसे बोल सकते हैं, डिक्रीज इन एल्बिडो मीन्स डिक्रीज इन द रिफ्लेक्शन, दैट मीन्स इंक्रीज इन द एब्जॉर्प्शन, दैट लीड्स टू इंक्रीज इन द टेम्परेचर, है ना। मानसून क्लाइमेट पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, सिक्योरिटी इशू भी है, इसको भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके और भी मेंशन कर सकते हैं लाइक द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी ऑफ द रीजन। यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, ग्लेशियर नहीं रहेंगे तो जो पानी नहीं रहेगा अपने पास, बहुत सारे जो मतलब मेजर जो रिवर्स हैं, गंगा हो गया, यमुना हो गया, है ना, ब्रह्मपुत्र हो गया, ये ग्लेशियर जब मेल्ट हो रहे हैं तो यहाँ पे जो पानी की कमी होगी, दैट लीड्स टू अफेक्ट्स व्हाट, दैट अफेक्ट्स द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट रिवर। ओके, also we can also talk about the impacts on socio-economic life of people like increasing poverty, कि जब उनको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलेगा सो दे विल क्या करेंगे, वो कंटामिनेटेड वाटर लेंगे, जब कंटामिनेटेड वाटर लेंगे तो डिसीज़ ले लेंगे, सो डिसीज़ से क्या हो जाएगा, उनके जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। एंड कॉन्फ्लिक्ट इन द रीजन शुड बी मैंशन, ठीक है, ये सब मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग किस चीज़ को मेंशन करके कंक्लूड कर सकते हैं, हाउ हाईलाइटिंग द नीड्स ऑफ मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज। वी कैन टॉक अबाउट सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम की बात कर सकते हैं। किसकी बात कर सकते हैं, सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम की बात कर सकते हैं यहाँ पे हम। ओके, यहाँ पे हम ये बात कर सकते हैं कि क्लाइमेट एग्रीमेंट लाइक गोल SDG 13 दैट इज़ टेक अर्जेंट एक्शन टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट। हम यही बात कर सकते हैं मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज, मतलब जो अपने पास जो ब्लैक कार्बन का एमिशन है, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है, उसको कम करने का एक वे फॉरवर्ड दे सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ द सेकंड क्वेश्चन। और ये भी बोल सकते हैं कि इसका जो इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट जो होगा वो सिर्फ इंडिया पे नहीं पूरी दुनिया पे होगा। सो इट कैन हैव अ फार रीचिंग इम्पैक्ट नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल्सो इन द ग्लोब। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन इज
अकाउंट फॉर द प्रेजेंट लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल बाय गिविंग एग्जांपल्स। तो क्वेश्चन ने हमको एग्जांपल देने के लिए बोला है, तो एग्जांपल देना पड़ेगा। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स में आंसर देना है। सो हमको इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं इसको? सो हाउ कैन वी इंट्रोड्यूस द आंसर? इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट द लोकेशन ऑफ एनी इंडस्ट्री इज डिपेंडेंट अपॉन मैनी फैक्टर्स। और जनरली हम ये बोल सकते हैं कि जनरली जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज होती है वो दे आर लोकेटेड क्लोज टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, बट यहाँ पे हमसे पूछा है कि हमारे देश में ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज जो है अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल है, प्रेजेंट है। सो यहाँ पे ये मेंशन करना पड़ेगा। सो इंट्रोड्यूस कर लेते हैं पहले तो, लेकिन हम लोग यहाँ पे इसे कर सकते हैं, लोकेशन ऑफ एनी इंडस्ट्री इज डिपेंडेंट अपॉन मैनी फैक्टर्स। ओके, उसके बाद बॉडी में क्या मेंशन कर सकते हैं? बॉडी में हम मेंशन कर सकते हैं अबाउट द रॉ मटेरियल जो कि ज़रूरत होती है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ में, है ना। और ये हमको पता होना चाहिए कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ में हैवी रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, लाइक कोल, आयरन ओर, लाइमस्टोन एंड मैंगनीज। ये हो गया। हम ये बोल सकते हैं कि जनरली जो इंडस्ट्री होती है इट इज़ लोकेटेड नियरर टू द रॉ मटेरियल, बट सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल का जो लोकेशन है इट इज़ नॉट द मेन फैक्टर that determines the location of an industry. Also the market demand play an important role. यहाँ पे हम मार्केट डिमांड वाले में हम एग्जांपल दे सकते हैं, लाइक इन जापान, टोक्यो, योकोहामा, बेल्ट की बात कर सकते हैं। यहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, बट वहाँ पे कोई रॉ मटेरियल नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो डिमांड है मार्केट का उसकी वजह से वहाँ पे ये क्या करते हैं, फ्लरिश करते हैं। ओके, सो मार्केट डिमांड ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, जिसकी वजह से एक कारण है ये कि जो लोकेशन है इंडस्ट्री का इट इज़ अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। क्योंकि एग्जाम्पल देने की बात की इसलिए हमको एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा। हम यहाँ पे एक और कारण बता सकते हैं कि जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ है वो दूर में क्यों प्रेजेंट है रॉ मटेरियल से। ऐसा बोल सकते हैं कि दूर में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन जहाँ वो प्रेजेंट है वहाँ रॉ मटेरियल पहले तो था बट अभी नहीं है। सो दी एग्जॉशन ऑफ रॉ मटेरियल इज अनदर कॉज वाई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर प्रेजेंट अवे फ्रॉम दी रॉ मटेरियल और सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो दुर्गापुर जो स्टील पावर प्लांट है वहाँ पे पहले जो रानीगंज एरिया से जो आयरन कोल मिलता था वहाँ से वो क्या करते थे, पहले वो रन करते थे, बट अब वो क्या हुआ, वो धीरे धीरे ख़त्म हो चुका है। तो वहाँ से अब जो आयरन ओर आता है वो कहाँ से आता है, इट कम्स फ्रॉम झारखंड रीजन। तो दैट्स वाई जो यहाँ पे जो कोल आयरन स्टील पावर प्लांट है वो क्या है, दूर में प्रेजेंट है। हम यहाँ पे यूएस की बात कर सकते हैं कि हाउ पिट्सबर्ग रीजन में पहले आयरन था, अब वहाँ पे ख़त्म नहीं है, मतलब अब ख़त्म हो गया। सो वहाँ पे दूर से लाया जाता है वहाँ पे, अब वहाँ पे प्रेजेंट क्यों है कि वहाँ पे डिमांड है यहाँ पे। सो ये हम इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आंसर को एक स्ट्रक्चर दे सकते हैं। ओके, तो सैम्पल अप्रोच क्या होगा, ये रहा इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन की फॉर्म में। तो यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट द लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। हम यहाँ पे बात कर सकते हैं हाउ वेयर आर दे लोकेटेड, एंड ऑल्सो वी कैन टॉक हियर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द लोकेशन ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। क्योंकि यहाँ पे जो रॉ मटेरियल होते हैं वो बल्कि होते हैं, सो इनके ट्रांसपोर्ट के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि ये इस जगह पे लोकेटेड हो इंडस्ट्री के, वो पास में ही हो रॉ मटेरियल के। उसके बाद हम बॉडी की तरफ मूव करेंगे और बॉडी में हम ये बताएंगे कि हाँ मेनली तो जो कन्वेंशन जो ट्रेडिशनल वे था कि जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ थे वो रॉ मटेरियल के पास
सेटअप होते थे, उनकी लोकेशन वहाँ पे होती थी, बट अब वो नहीं है, वो कन्वेंशन तोड़ दिया जा रहा है। एंड इट इज़ अभी कहाँ पे है, अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। तो इसका कारण क्या है, बॉडी में ये मेंशन करेंगे इसका कारण क्या है कि नाउ द आयरन स्टील इंडस्ट्रीज आर लोकेटिंग और प्रेजेंटिंग अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। इसका कारण है मार्केट फोर्सेस और मार्केट डिमांड, ये भी एक कारण है। उसके बाद हम और भी कारण दे सकते हैं लाइक द गवर्नमेंट स्कीम्स और गवर्नमेंट पॉलिसीज सच एस टैक्स ब्रेक जो मिल रहा है, जिसकी वजह से जो एंटरप्रेन्योर्स हैं नए नए, वो कहीं पे भी जो अनकन्वेंशनल जो लोकेशन है जहाँ पे आयरन स्टील पावर प्लांट को ये क्या कर रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं। हम यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं अबाउट द ट्रांसपोर्ट, है ना। जनरली जो अब जो लोकेशन है आयरन स्टील पावर प्लांट का, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ का, वो कहाँ पे है, इट इज़ जनरली लोकेटेड नियर द कोस्ट बिकॉज द ट्रांसपोर्टेशन बिकम ईजी। हम और भी मेंशन कर सकते हैं, वी कैन मेंशन अबाउट द इजी फाइनेंस। जनरली nowadays the iron and steel industries are located at that region where the finance is easily available। और इन सब चीज़ों को हम क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे, जिससे हम एग्जामिनर को ये बता रहे हैं कि हाँ, ये जो आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ है उनमें सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता लोकेशन के लिए, बाकी और भी फैक्टर्स हैं। और इसमें अगर हमको क्वेश्चन ने क्या बोला है, गिविंग एग्जाम्पल्स की बात की, एग्जाम्पल देने की बात की, तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हैं पिट्सबर्ग रीजन का इन द USA, हम जापान का एग्जाम्पल दे सकते हैं। हम बॉडी में मेंशन कर सकते हैं अबाउट दी मैप, यहाँ पे हम मैप का भी मेंशन कर सकते हैं। मैप से हम क्या बता सकते हैं कि हाँ, कौन कौन सी रीजन में क्या पाया जा रहा है, कौन कौन सी रीजन में आयरन स्टील पावर प्लांट लोकेटेड हैं। सो लोकेशन को हम मैप से भी यहाँ पे बता सकते हैं। ओके, हम यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि कैसे आज के ज़माने में जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, है ना। जनरली आज क्या हो रहा है, जो आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ है इट इज़ जनरली लोकेटेड नियर दी डॉक यार्ड, क्योंकि जो आयरन स्टील का मेन यूज़ हो रहा है वो शिप्स को बनाने में इस्तेमाल हो रहा है, डॉक यार्ड को बनाने में इस्तेमाल हो रहा है। तो जनरली दे आर लोकेटेड नियर दैट बिकॉज यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाएगा। एग्जाम्पल्स दिया हो यहाँ पे देखो, पोर्ट बेस्ड लोकेशन लाइक विशाखापट्टनम, मार्केट बेस्ड लोकेशन लाइक जापान स्टील, है ना। हम बात करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी बेस्ड लोकेशन सच एज भिलाई स्टील पावर प्लांट टू रिड्यूस व्हाट रीजनल बैकवर्डनेस, कम करने के लिए। एंड वी कैन कंक्लूड, है ना। हम यहाँ पे बहुत सारी और चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं, हाउ इट रिड्यूसेस दी फैक्टर सच एज डिप्लीशन ऑफ रॉ मटेरियल लाइक कोल, रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन कोल, सो चीपर एंड फास्टर ट्रांसपोर्ट आर एनेबलिंग फास्टर सच एज शिफ्ट इन लोकेशन अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, जहाँ पे फास्ट हो, ये सब बात कर सकते हैं। उसके बाद कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग, हम कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट येस द लोकेशन is not only dependent on raw material but it is dependent on many other factors like market demand, transport etc। और हम ये भी बोल सकते हैं कि जो ये आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ है ये डिटरमाइन करती है क्या, इट डिटरमाइंस, है ना, क्योंकि यहाँ पे आयरन स्टील इंडस्ट्री से क्या हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, इसी से क्या होता है, अपने पास इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट होता है। सो दे हैव अ कन्वर्जेंस ऑफ मल्टीपल जोग्राफिकल। ओके, सो दिस इज़ हाउ वी कैन कंक्लूड द आंसर। यही बोल सकते हैं कि हाउ इट इज़ गिविंग डोमेस्टिक एज वेल एज अ स्ट्रेटेजिक नीड, मतलब हमारा जो स्ट्रेटेजिक और डोमेस्टिक नीड है उसको ये फुलफ़िल कैसे कर रहा है ये हम बता सकते हैं। ओके, ऑप्टिमाइजेशन मॉडल की बात कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन था, इसको हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं, बट अगर हम लॉजिक लगाएं, है ना, थोड़ा सा एनालिसिस करें तो हाँ, इसको हम एवरेज मार्क इसमें हासिल कर सकते हैं। ओके, so this is all the 3 question with regard to मेंस 2020 पार्ट 1 है ये, उसके बाद और भी पार्ट्स आएंगे।